अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों को स्क्रीन विजिबल है? जी मैम, बिल्कुल। नंबर 7 स्टार्ट कर ली थी। तो का कंटेंट जो है थोड़ा सा आज हमारा ज़्यादा होगा कंपेयर टू द अदर क्लास। सो इसके अंदर बेसिकली आज होगा क्या, हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड्स हैं, ऑपरेटर्स हैं कुछ, उनको हम यूज़ कर रहे होंगे। ठीक है, और उन ऑपरेटर्स के ऊपर हम काम करेंगे। अच्छा, सही है। अच्छा, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है असेंबली लैंग्वेज मेमोरी स्टैक एट एरेज। ठीक है, इट मींस दैट वी हैव टू डिस्कस टू थिंग्स। ठीक है, एरे हमने लास्ट क्लास से भी डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, लास्ट क्लास जो हम परफॉर्म करके आए थे अपनी, तो हम एरे को देख चुके थे। आज हमारा जो फोकस होगा ज्यादा वो होगा स्टैक मेमोरी पे, कि आप स्टैक मेमोरी पे किस तरह से काम कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, आप लोगों ने डीएसए पढ़ी हुई है ना? किसी ने पढ़ी डेटा स्ट्रक्चर? जी मैम, पढ़ी हुई है। अगर आपने डेटा स्ट्रक्चर पढ़ी हुई है तो फिर अपने पास आप लोग को ये आइडिया होगा कि आपके पास स्टैक के अंदर पुश और पॉप का कॉन्सेप्ट आ रहा होगा। ठीक है, पुश और पॉप का कॉन्सेप्ट आपके पास बेसिकली क्या करता है कि जो भी डेटा आपके पास डिजाइन कर रहे हैं या जो भी डेटा आप बना रहे हैं वो किस तरीके से स्टैक में जाएगा और फिर आप उसको पॉप करके निकाल रहे होंगे। ठीक है, स्टैक की जो टर्मिनोलॉजी है वो बेसिकली काम इस पे कर रही होती है कि जो भी डेटा आपने, अगर लेट सपोज सेंडिंग वाइज या जिस भी सीक्वेंस वाइज आप डाल रहे होते हैं, जब वो डेटा पॉप होके बाहर आता है तो आपके पास डेटा की जो सीक्वेंस होती है वो रिवर्स ऑर्डर हो जाती है। ठीक है, दिस इज द मेन एडवांटेज ऑफ यूजिंग स्टैक। आप स्टैक के थ्रू डायरेक्टली रिवर्स में अपना डेटा जो है वो बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास इस चीज का एक छोटा सा एडवांटेज हो जाएगा। ठीक है, महादेव आप कर लीजिएगा। सबसे पहले, अच्छा, स्टैक के अंदर पुश और पॉप पढ़ने से पहले हमारे पास एक टॉपिक है, छोटे छोटे से आपके पास ऑपरेटर्स है बेसिकली। ये एक एग्जांपल्स हम करेंगे और एग्जांपल्स के बाद आपके पास हम स्टैक पे चलेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपके पास सबसे पहले एक ऑपरेटर आता है लेंथ ऑफ का। लेंथ ऑफ का ऑपरेटर बेसिकली हम क्यों यूज करते हैं, ठीक है, हमें इस बात को देखना है। द लेंथ ऑफ ऑपरेटर काउंट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एन एरे। ठीक है, आपके पास जो भी एलिमेंट्स हैं या जो भी आपके पास एरे के अंदर एलिमेंट्स आ रहे हैं उनकी अगर आपने लेंथ काउंट करनी है देन वी कैन यूज लेंथ ऑफ ऑपरेटर। ठीक है। अच्छा, अगर हम लेंथ ऑफ ऑपरेटर की बात करते हैं तो यहाँ पे आपके पास कुछ एग्जांपल्स गिवन है। लेट सपोज कि मेरे पास एक वेरिएबल है बाइट 1 के नाम से। बाइट उसकी डेटा टाइप है एंड मैंने इसमें वो 10, 20 एंड 30 डाल दिया है। ठीक है, अगर हम इसकी लेंथ की बात करते हैं तो डेफिनेटली इसकी लेंथ आपके पास क्या हो जानी चाहिए, 1, या आपके पास 2 एंड दिस वन इज 3। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपके पास तीन वैल्यूज है तो डेफिनेटली उन तीनों की एक एक लेंथ वो काउंट करके बता देगा कितनी लेंथ हो रही है। लेट सपोज आपके पास एक और रियल टाइप है वर्ड की। वर्ड के साथ मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 30। ठीक है, अगर हम यहाँ पे 30 लिख रहे हैं तो 30 के साथ आपके पास यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डुप्लीकेट और 0,0। इसका आउटपुट को बता सकते हैं कि इसका आउटपुट मेरे पास क्या बनेगा? तो आइडिया है आप लोग में से किसी को कि हम इसका अगर आउटपुट बनाते हैं, वर्ड 30 डुप्लीकेट 0,0 अगर इम्प्लीमेंट करें अपने पास तो आउटपुट पे मेरे पास क्या चीज रिटर्न होगी, क्या वैल्यू आएगी? अनस और बाकी स्टूडेंट जितने भी हैं, कुछ आइडिया है इसका कि किस तरह से वर्क कर रहा होगा मेरे पास ये? मे बी 60 टाइम्स 0। 60 टाइम्स 0। और कोई आंसर? 60 नहीं आएगा, कोई और आंसर? नहीं, अनइनिशियलाइज एरे होगा ना ये। अनइनिशियलाइज एरे कैसे होगा? मैंने तो यहाँ पे वैल्यूज डाल दी है ना, दो साथ में। क्या है, 214 जो भी आएगी ना जिस बंदी की, इसको बोलेंगे ना अपना माइक ठीक कर लेंगे क्योंकि आवाज़ बिल्कुल भी नहीं आ रही है। दूसरा, ये अपने नाम से नहीं है तो ये मीटिंग से रिमूव हो जाएंगे। सो इनको बोलें कि ये तो अपने नाम से आ जाए या फिर अपने पास माइक ठीक करें। इन दोनों से कोई एक काम कर लें। देखें, आपके पास यहाँ पे डुप्लीकेट हो रही है। आपके पास वर्ड जो होता है वो कितने बाइट का होता है?
2 बाइट 2 का, बाइट। और यहाँ पे आपके पास कितनी लिखी हुई है 30। मतलब कि अगर आप देखें तो ये 30 टाइम्स आपके पास, एक तो वर्ड 2 बाइट का है और आपके पास वैल्यूज भी 2 ही इत्तेफाक से, ठीक है। अगर वैल्यू ना भी होती तो 30 को क्या करते हैं हम, मल्टीप्लाई कर देते हैं आपके पास इसके साथ, वर्ड के साथ, क्या हो जाता आपके हिसाब से 60 हो जाता। लेकिन 60 इस तरह से आंसर नहीं होता आपके पास। ये जो आप बोल रहे हैं 60 इसको मल्टीप्लाई करके, ये गलत है। अगर आपको डुप्लीकेट के अंदर इस टाइप का कोई है और उसकी वैल्यूज आपने कैलकुलेट करनी है, तो बेसिकली हो क्या रहा है, ये 30 डुप्लीकेट साइज ऑफ एरे यानी कि आपके पास लेंथ बना देगा। दूसरा, मैंने यहाँ पे लिखा है 0,0, ठीक है। इट मीन्स के 30 के आगे मेरे पास 2 और वैल्यूज भी आ गई हैं, ठीक है। 30 + 2 कितना हो जाएगा 32। यानी कि आपके पास जो है सवेरा का आंसर ठीक था कि आपके पास 32 इसका आंसर बन जाएगा, क्योंकि आपके पास यहाँ पे वर्ड के साथ जो भी वैल्यू, जरूरी नहीं है वर्ड हो, इट्स नॉट कंसर्न विद द डेटा टाइप, इट्स कंसर्न विद द वैल्यू बेसिकली, ठीक है। अगर 30 लिखा हुआ है, 30 के साथ अगर 2 वैल्यूज हैं तो आपके पास यहाँ पे 30 + 2 हो जाता है 32। अगर कॉमा लगा के इसी के साथ में एक और वैल्यू लिख देती तो डेफिनेटली मेरी वैल्यूज और बढ़ जाती, ठीक है, 33 35 हो जाती है। आगे चलते हैं। इसके बाद मेरे पास एक और एग्जांपल है, एरे 2 मेरा वेरिएबल है, इसकी टाइप भी वर्ड रखी हुई है। मैंने कहा यहाँ पे 5 मेरा डुप्लीकेट है, एरे के अंदर डाल दो, और इसके साथ मैंने एक और भी चीज इसके अंदर लिखी हुई है 3 डुप्लीकेट। पहले देखें आपके पास जो एरे बन रहा है वो 5 का बन रहा होगा, और उसके अंदर मैंने कहा कि आपको 3 और डुप्लीकेट कर देंगे। तो अगर इस टाइप की कंडीशन आती है, ये इस टाइप का सिनेरियो होगा, तो फिर आप क्या करेंगे, 5 और 3 को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। इन दोनों को आपस में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आउटपुट रिजल्ट जो बनता है वो बनेगा 3 और ये 5 मल्टीप्लाई होकर 15, ठीक है। इन सारी एग्जाम्पल्स को अभी हम 1 बाय 1 परफॉर्म करेंगे एंड देन फिर इनके आउटपुट को भी चेक कर लेंगे। यहाँ पे आपके पास एक और वेरिएबल है डी वर्ड के नाम से, और इसके अंदर 1 2 3 4 लिखा हुआ है। डेफिनेटली जब इसकी लेंथ कैलकुलेट होगी तो 4 ही आएगी, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे बाइट टाइप का एक एरे है, और अगर इस पूरे की हम लेंथ निकालते हैं तो डेफिनेटली इसकी लेंथ क्या बननी चाहिए, जितने आपके पास एलिमेंट्स होंगे हर एलिमेंट को वो अलग अलग अपने पास एक लेंथ को काउंट करके बनाता जाएगा। लेट्स सपोज कि ये 1 to 8 नंबर्स हैं हमारे पास, ये 8 हो गई, और कॉमा लगा के इन्होंने एक 0 भी डिफाइन किया हुआ है। तो 8 के साथ एक और वैल्यू जिस तरह से हमने यहाँ पे ऐड की थी उसी तरीके से आपके पास यहाँ पे भी ऐड हो जाएगी, और 8 के साथ एक और वैल्यू जब ऐड होती है तो फिर वो 9 आपके पास रिजल्ट में बन जाएगी, ठीक है। इन सब की एक एक एग्जाम्पल हम अभी परफॉर्म कर लेते हैं अपने पास, ताकि आपके पास और क्लैरिफिकेशन हो जाए कि किस तरह से आपके पास लेंथ का ऑपरेटर काम कर रहा होगा, ठीक है। अच्छा जी, अपने पास हम विजुअल स्टूडियो ओपन कर लेते हैं। यहाँ से आके हम अपने पास एक लैब क्रिएट कर लेते हैं। एक्चुअली लैब 7 है हमारी, और ठीक है। अच्छा, लैब 7 ऑलरेडी क्रिएट हुई हुई है, तो एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं। इससे मैं रिकॉर्ड भी कर लूँगी ताकि आपके पास सारे सारे जो स्टेप्स हैं जिन्होंने लेट ज्वाइन किया था उनको प्रॉब्लम है तो वो भी देख सकेंगे। फिनिश कर लें इसको, और फिनिश के बाद फिर हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करते थे, यहाँ पे आते थे और अपने पास बिल्ड डिपेंडेंसी, अगर न्यू वर्जन होगा तो डायरेक्ट बिल्ड कस्टमाइजेशन का ऑप्शन आ रहा होगा, वहाँ पे जाते थे और मैसेज पे चेक लगाएंगे और ओके कर देते थे, ठीक है। यहाँ तक करने के बाद आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, अब आपकी मर्जी है। इस स्टेप में आप चाहें डायरेक्ट प्रॉपर्टीज पे चले जाएं, या आप चाहें तो पहले अपने पास एक क्लास के ऐड पे जाके एक न्यू आइटम यानी कि एक अपनी फाइल बना लें ASM के ऊपर, ठीक है। source.asm आपकी मर्जी है कि आप अपने पास किसी भी और नाम से फाइल बना सकते हैं। एक्सटेंशन सिर्फ ASM का होना चाहिए असेंबली लैंग्वेज के लिए। प्रॉपर्टीज पे जाइएगा। प्रॉपर्टीज पे जाने के बाद हम सबसे पहले लिंकर पे जाते थे, जर्नल पे, और यहाँ से आके एडिशनल डायरेक्टरीज पे आना था, एडिट करते थे, और यहाँ से हम अपने पास पाथ सेलेक्ट कर लिया करते थे जिस पाथ पे हमें अपने पास फाइल स्टोर करवानी है, ठीक है।
सी के अंदर आपके पास फाइल है तो आप सी ड्राइव को सिलेक्ट करें, इरवाइन पे जाके, ठीक है, जो भी फोल्डर आपका होगा उस फोल्डर के ऊपर बराबर में होती है। सेलेक्ट करते हैं फोल्डर आपका, यहाँ पे आ जाए, ओके कर दिया आपने। अच्छा, यहाँ पे आ जाए, लाइब्रेरी सेलेक्ट कर लें और यहाँ पे आके आपने अपने पास जो लाइब्रेरी इंक्लूड करवानी है irvine32.lib और आपने उसको ओके कर दिया। इसके बाद लास्ट स्टेप में आप क्या करते थे, नीचे आते थे और नीचे आने के बाद आपके पास माइक्रो असेंबलर पे जाएं और यहाँ पे आके इंक्लूड पाथ करें। इंक्लूड पाथ के अंदर आपने यहाँ पे सिंपल पाथ डिफाइन करना होता था अपने इरवाइन की लाइब्रेरी का, ठीक है। एक सी के अंदर जो भी फोल्डर आपके पास इरवाइन का बना हुआ है, आप खाली उसका पाथ जो भी आपके पास आ रहा है आप सिंपल उसको यहाँ पे टाइप कर लें, टाइप नहीं कर सकते तो कॉपी करके पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। ये काम करने के बाद आपने इसको अप्लाई करके यहाँ से सिंपल ओके कर देना था। अब अपने पास कोड स्टार्ट करते हैं करना, ठीक है। सबसे पहले आपने यहाँ पे इरवाइन की लाइब्रेरी को इंक्लूड करवाना था, इरवाइन। अच्छा, इरवाइन लिखने से पहले हमारे पास एक अपने कीवर्ड यूज करते थे जिसका नाम होता था इंक्लूड और irvine32.inc, ठीक है, तो आप वो भी लिख लीजिएगा यहाँ पे 32.inc। और उसके बाद हाँ अपने पास यहाँ से अपना पूरा डॉट कोड डॉट डेटा मेन प्रॉक, ठीक है, पहले अपने पास पूरा सेंटेक्स क्रिएट कर लिया था ना, उसके बाद काम करा करें एग्जिट और एग्जिट के बाद मेन एंड पी और साथ में आप क्या कर देते थे एंड मेन, ठीक है। ये मेरे पास एक छोटा सा काम होता था जिसके अंदर हम सारी चीज़ों को डिफाइन करते थे। आपकी मर्जी, आप डॉट डेटा को पहले लिख लें और डॉट कोड मेरे पास यहाँ पे आ जाएगी, सेगमेंट से सारे हमारे। अच्छा जी, यहाँ पे आपके पास लेट सपोज कि मैंने एक वेरिएबल बना लिया है किसी भी नाम से, ठीक है, बी वाई बाइट के नाम से बना दिया, बाइट 1 के नाम से और डेटा भी इसकी बाइट है। अच्छा जी, क्या थी पहले एग्जाम्पल 10, 20 और 30, ठीक है। यहाँ तक करने के बाद अब आपके पास आपने करना क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पे आ जाए और यहाँ पे आके आपके पास मैनुअल में जैसे आपको नजर आ रहा होगा कि आपके पास क्या प्रिंट करवाना है आपको, इसकी लेंथ ऑफ, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, सबसे पहले अपने पास मूव EAX कॉमा और अपने पास आपके जो भी वेरिएबल है लेंथ ऑफ बाइट 1, लेंथ ऑफ आपके पास एक कीवर्ड है, रिजर्व वर्ड है जिसको आप एक साथ लिखेंगे मिला के, ठीक है, केस सेंसिटिव नहीं है, आप स्मॉल कैपिटल लिख सकते हैं। इसके बाद आपने यहाँ पे सिंपल कोड कॉल कर लें राइट स्ट्रिंग या राइट इंटीजर ले लें आप या डेसिमल कर लेते हैं फिलहाल, ठीक है, CRLF कर लें ताकि पास स्क्रीन चेंज हो जाए। तो रन करते हैं और चेक करते हैं कि लेंथ आपके पास क्या आ रही है। एक्सपेक्टेड आउटपुट आपका 3 होना चाहिए। लेट्स सी के आउटपुट क्या आता है इसका, ठीक है, आपके पास यहाँ पे 3 आउटपुट में विजिबल हो रहा होगा कि आपके पास आउटपुट में 3 आ रहा है, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से एक और इसकी एग्जाम्पल थी जो इम्पोर्टेंट है, जैसे कि ये वाली है सेकंड और थर्ड वाली, जिसके अंदर आपके पास क्या हो रहा है, एक वर्ड की डेटा टाइप है जिसके अंदर आपने 30 डुप्लीकेट बनाए हैं और 0,0 साथ में कर दिया, ठीक है। तो इसी की ही नीचे आ जाते हैं और मैंने यहाँ पे एक और वेरिएबल बना लिया बाइट 2 के नाम से और इसकी डेटा टाइप वर्ड रख ली है। 30 आपने यहाँ पे लिखा, डुप्लीकेट बनाना था, अनइनिशियलाइज एरे है, 30 इसकी लेंथ है और इसी के साथ मैंने 2 और अपने पास यहाँ पे एलिमेंट्स को ऐड करवा दिए। मैं यहाँ पे आके बाइट 2 को प्रिंट करवाती हूँ, लेट्स सी के लेंथ कितनी यहाँ पे रिटर्न होती है। आपके पास देख लें यहाँ पे 32 लेंथ, यानी कि आपके पास 30 ये वाले एलिमेंट्स और इसी के साथ 2 और एलिमेंट्स को आपने इंक्लूड करवाए तो ये आपके पास ऐड हो जाते हैं, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन पे नहीं जाते। यहाँ पे आपके पास एलिमेंट्स जो होंगे वो ऐड होके आपके पास शो हो रहे होंगे, ठीक है।
ये आप कर सकते हैं। इसी तरीके से एक और थी यहाँ पे ये वाली, जिसका आंसर आपको हमने कहा था 15 बन रहा होगा, तो आप डुप्लीकेट के अंदर अनइनिशियलाइज के अंदर एक और एरे बना दो। ठीक है, ये ऐसी एग्जांपल है कि मेरे पास यहाँ पे लेट्स सपोज i3 वर्ड है। ठीक है, आप देख रहे हैं वर्ड लेना है डी वर्ड लेना है, वो आपकी अपनी मर्जी है। वर्ड ही ले लेते हैं फिलहाल, वर्ड ही मैंने दी आपकी। मैंने 5 और इसको डुप्लीकेट बनाया, और इसके अंदर पहले हम अनइनिशियलाइज रख देते हैं। अब मैं क्या करूंगी, इसके अंदर डुप्लीकेट को भी 3 टाइम्स डुप्लीकेट कर रही हूँ और अंदर वाला काम अनइनिशियलाइज रख दूंगी। नाउ अब जब बाइट 3 प्रिंट होगा तो क्या करेगा, पहले ये 5 टाइम्स ये बनाएगा, 5 टाइम्स एक दफा, 5 टाइम्स दूसरी दफा और 5 टाइम्स 3 बनाएंगे, 3 5 15 कर देगा। आपकी साइज यानी कि लेंथ जो आपके पास आ रही होगी किसी भी वेरिएबल के डेटा की, उसको बढ़ा देगा। अच्छा जी, यहाँ पे क्या कह रहा है कि जस्ट अ मिनट, इसको नीचे करें और एरर देख लें क्या आ रहा है। 6 एरर आ रहे हैं। ठीक है, ओके फाइन, ठीक है। कोड जो लिखा था वो यहाँ से हट के ऊपर चला गया, इसको यहाँ से दोबारा हटा के नीचे ले आए। ठीक है, और अब इसको रन कर लें। यहाँ पे आपके पास इसका आउटपुट रिजल्ट जो आया है इस कोड का, 3 को इसने 5 को इसने 3 टाइम्स डुप्लीकेट किया, और जब 5 3 टाइम्स डुप्लीकेट हो रहा है तो डेफिनेटली हर बार वो मल्टीप्लाई होके जा रहा है। ठीक है, इसी तरह आपके पास इसकी एक और एग्जाम्पल है। अच्छा, सारे नहीं करेंगे, कुछ कुछ करेंगे। लाइक ये तो बहुत आसान है, आपको पता है कि इसका आंसर 4 ही आएगा, जिस तरह से इसका बाइट में आंसर 3 आया था। ये एक एग्जांपल है जिसके अंदर आपके पास एलिमेंट्स स्ट्रिंग के अंदर हैं और बाहर एक और एलिमेंट आपके पास आ रहा है। सो ये एक अलग सी एग्जांपल है, इसको भी देख लेते हैं। जैसे कि बाइट और एक वेरिएबल है, आपकी मर्जी, आप किसी भी टाइप का वेरिएबल की डेटा टाइप रख लें, इसमें कोई वो फर्क नहीं पड़ेगा मुझे। बाइट रख लिया डेटा टाइप फिलहाल। मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप में लिखा 1, अच्छा कॉमा भी नहीं लगा, डायरेक्ट लिख 3 4 5 6 7 8। और अगेन यहाँ पे अगर हम सिर्फ इतना लिख के यहाँ पे इसको प्रिंट करवाएंगे तो डेफिनेटली लेंथ जो आनी चाहिए वो होगी 8। एक एक एलिमेंट को वो अलग अलग पार्टीशन कर करके वो ऐड करता जाएगा, 1 को अलग, 2 को अलग, 3 को, 4 को, 5 को, एक एक एलिमेंट को। इसी के साथ अगर कोई और एलिमेंट इसी के बाहर या साथ में हम मिला दें तो डेफिनेटली इसका जो लेंथ है वो और बढ़ जाएगा और एक और एलिमेंट यहाँ पे विजिबल हो जाएगा। जरूरी नहीं है आपके पास वैल्यू सीक्वेंस में हो, वैल्यूज किसी भी उसमें सीक्वेंस में आप लगा सकते हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके कोड के ऊपर। ठीक है, इस एग्जाम्पल में लेंथ ऑफ की किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बता दीजिए, अदरवाइज फिर हम अपने पास नेक्स्ट ऑपरेटर की तरफ चलते हैं। आप लोग साथ साथ परफॉर्म कर रहे हैं तो वो भी मुझे बता दीजिएगा, ताकि फिर हम उसी हिसाब से आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम दे देंगे ताकि आप परफॉर्म भी कर लें अपनी एग्जाम्पल्स को। ठीक है, इस पर किसी को कन्फ्यूजन तो वो पहले मुझे क्लियर कर दें, मैसेज कर दें, फिर अपने पास माइक ऑन करके बता दीजिए। ठीक है फाइल्स, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट ऑपरेटर है। नेक्स्ट ऑपरेटर आपके पास है साइज ऑफ का। ठीक है, साइज ऑफ का ऑपरेटर जो आपके पास है किस तरह से काम करता है, द साइज ऑफ ऑपरेटर रिटर्न अ वैल्यू दैट इज इक्विवेलेंट टू मल्टीप्लाइंग लेंथ ऑफ टाइप बाय टाइप। ठीक है, देखें यहाँ पे क्या हो रहा है, आपके पास जो साइज है ऑपरेटर का वो आपकी लेंथ ऑफ है कि आपके पास जितनी भी एलिमेंट के जो भी लेंथ बन रही है वो उसको मल्टीप्लाई कर देगा आपकी डेटा टाइप के साथ। लेट्स सपोज यहाँ पे एक एग्जांपल है, मेरे पास एक एरे है जिसकी टाइप 2 है और उसकी लेंथ यानी कि जो भी आपके पास लेंथ आपने डिफाइन की वो 32 है। सो अगर लेंथ आपके पास 32 आ रही है और डेटा टाइप जो है वो आपके पास वर्ड है या कोई भी है जिसकी जो साइज है वो 2 है, सो क्या होगा, ये 2 और ये 32 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे एंड द साइज ऑफ रिजल्ट विल बी 64। ठीक है, यहाँ पे एक एग्जाम्पल है इसकी देखें। मैंने एक वेरिएबल ले लिया एरे के नाम से, और एक वेरिएबल लेने के बाद वर्ड टाइप का वो मेरा वेरिएबल था। ठीक है, वर्ड आपके पास होता है 2 बाइट का। ठीक है, यहाँ पे हमने लिखा हुआ है 32 डुप्लीकेट और इसके अंदर मैंने क्या लिखा है 0। इट मीन्स के 32 टाइम्स आपके पास डुप्लीकेट हो जाएगी 0 मेरे एरे के अंदर। ठीक है,
32 को अगर मैं लेंथ ऑफ देखती हूँ तो क्या आता है आउटपुट, पहले तो हम इसको लेंथ ऑफ से देखते हैं और उसके बाद इसका साइज ऑफ निकालते हैं। ठीक है, इसी को ही रन करेंगे, एरे है, एक वेरिएबल बना लेंगे। ठीक है, इसी को ही उठा लेते हैं बिल्कुल यहाँ से, और यहाँ पे आके इसको चेक कर लेते हैं कि वो किस तरीके से काम कर रहे हैं। ठीक है, ये मेरे पास एक वेरिएबल है एरे के नाम से। ठीक है, वर्ड टाइप है और 32 का साइज है। मैं इससे पहले लेंथ ऑफ कैलकुलेट करके देख लेती हूँ कि क्या रिजल्ट आ रहा है, उसके बाद हम इसके साइज ऑफ की बात करेंगे। देखें, इसकी लेंथ जो आ रही है फिलहाल आ रही है 32, जो कि आपने यहाँ पे डुप्लीकेट में डिफाइन की हुई है। ठीक है, इसको क्लोज करते हैं, और क्लोज करने के बाद अब आपने ये कहा कि मुझे यहाँ पे इसका साइज ऑफ भी कैलकुलेट करा हुआ चाहिए, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, मूव ex कॉमा साइज ऑफ, और जो भी आपके पास वेरिएबल था आपने उसका नाम बताया, कॉल राइट डेसिमल, यानी कि आपने राइट कर लेना है, प्रिंट हो जाएगी आपकी वैल्यूज। ठीक है, यहाँ पे भी एक CRLF लगा दीजिएगा ताकि यहाँ पे भी आपके पास लाइन जो है वो ब्रेक होती हुई नजर आ जाए। बंद करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपके पास एरे की लेंथ फर्स्ट वाली प्रिंट हो रही जो 32 थी। नेक्स्ट वाले के अंदर आपके पास एरे का साइज प्रिंट हुआ हुआ नजर आ रहा है कि अगर आप साइज ऑफ निकालते हैं किसी भी चीज का तो वो सिंपल आपके पास आपकी जो वैल्यू है डेटा टाइप की उसकी बाइट से मल्टीप्लाई हो जाएगी। अगर डी वर्ड होता तो ज्यादा 4 हो जाती, 4 से मल्टीप्लीकेशन होती। ठीक है, अगर बाइट होता तो 1 से मल्टीप्लीकेशन होती। लेट्स सपोज कि अगर हम इसको बाइट करते तो आउटपुट जो था साइज ऑफ का वो क्या बनता आपका, दोनों जगह पे 32 क्योंकि बाइट आपका 1 उसका होता है बाइट का, तो वो आपके पास दोनों को 32 कर देता है। सेम एज इट इज अगर मैं इसको बाइट की जगह डीवर्ड कर दूं देन क्या होगा, 128, 32 मल्टीप्लाई बाय आपके पास 4 हो जाता, और 4 के बाद उसका रिजल्ट यहाँ पे आता है। इट मीन्स कि आपको सिर्फ एक चीज का जो है पॉइंट को याद रखना है कि अगर आप साइज ऑफ यूज कर रहे हैं तो साइज ऑफ के अंदर आपके पास डेटा टाइप से मल्टीप्लीकेशन होके आंसर आता है, और अगर आप लेंथ ऑफ यूज कर रहे हैं तो जितनी भी लेंथ आपने डिफाइन की हुई है वो डायरेक्टली उनको काउंट करके आपको रिटर्न कर रहा होता है। ठीक है, तो स्लाइटली सा डिफरेंस है यहाँ पे साइज ऑफ और लेंथ ऑफ का, जो आपको माइंड में रख के काम करना होगा जब आप लैब टास्क परफॉर्म करेंगे आज के। अच्छा जी, नेक्स्ट वी हैव अ नेगेटिव, निगेट जिसको आप कह रहे होते हैं। ठीक है, NEG। ठीक है, निगेट ऑपरेटर क्या करता है आपके पास, निगेट इंस्ट्रक्शन चेंज द साइन ऑफ वैल्यूज। ठीक है, मुझे अपने वेरिएबल के अंदर आपने जो भी वैल्यू स्टोर करवाई है, लेट्स सपोज कि मैंने कोई नेगेटिव वैल्यू स्टोर करवा दी है। ठीक है, अगर आप नेगेटिव वैल्यू डालते हैं तो आंसर आपके पास पॉजिटिव में रिटर्न हो जाएगा। लेट्स सपोज अगर पॉजिटिव वैल्यू डाल दी हो तो आंसर जो आएगा एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम मेरे पास नेगेटिव हो जाएगा, वाइस वर्सा काम होगा। ठीक है, इसको भी हम एक चला लेते हैं, उससे पहले 1 मिनट वेट करें। अच्छा जी, वापस आते हैं। अब इस एग्जाम्पल को हम परफॉर्म कर लेते हैं अपने पास, कि अगर आपके पास निगेट के अंदर कोई एग्जाम्पल है तो किस तरह से आपके पास इम्प्लीमेंट कर सकती है। ठीक है, यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे आके आप अपने पास इसी के नीचे चाहें तो कोई एक वेरिएबल बना ले, जैसा से यहाँ पे बनाया हुआ है वैल्यू के नाम से, और एस वर्ड इसलिए हमने डेटा टाइप रखी है एस डी वर्ड से। ठीक है, अच्छा जी, वैल्यू के नाम से आप चाहें तो इसी कोड के अंदर कमिटमेंट कर लें, या फिर आप अलग से कोड बना के करना चाहते हैं तो अलग से करना आपकी मर्जी है। ठीक है, एस डी वर्ड आपकी डेटा टाइप रख ली, और आपकी मर्जी की आप यहाँ पे अपनी मर्जी को भी वैल्यू डाल दें। ठीक है, लेट्स सपोज के अभी मैंने यहाँ पे 10 डाल दिया पॉजिटिव। ठीक है, अभी हम सिंपल काम करें इसलिए हमने पॉजिटिव डाल दिया। हमें क्या करना होता है, जब भी हम निगेट यूज कर रहे होंगे, मैं इन कोड्स को कमेंट कर दूंगी जो आपके पास प्रीवियस वाली लाइंस। ठीक है, सॉरी,
साथ कर लेते हैं ताकि मल्टीपल लाइंस एक साथ कमेंट हो जाए आपकी, ठीक है। और इसको भी यहाँ से हटा दिए यहाँ तक, ठीक है। यहाँ तक मैंने अपना कोड कमेंट कर लिया जिसकी मुझे नीड नहीं थी, ठीक है। इसके नीचे अब आपकी मर्जी ऊपर से कर लें या नीचे करने का। लेट सपोज कि मैंने यहाँ पे सिंपल लिखना है मूव EAX कॉमा, और EAX से कॉमा लगा के आपने डाल दी इसके अंदर जो भी आपकी वैल्यू है। वैल्यू डालने के बाद अगर मुझे निगेट वाला ऑपरेटर यूज करना है तो आप सिंपल निगेट और उसके साथ एक रजिस्टर ऐड करेंगे। दैट मीन्स दैट के निगेट जो आपके पास ऑपरेटर है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑपरेंड को एक्सेसिबिलिटी देता है, या लाइक आपका कोई रजिस्टर वगैरह हो उसको, इससे ज़्यादा आप उसको नहीं दे सकते, ठीक है। कॉमन आप दो नहीं पास कर सकते। कॉल राइट स्ट्रिंग डाल दे, या राइट अगर इंटीजर है आप करवा दो इंटीजर, ठीक है। मैं यहाँ पे डेसिमल प्रिंट करवा रही हूँ, और कॉल CRLF भी कर लेंगे ताकि आपके पास जो डेटा है वो एक लाइन ब्रेक भी कर ले, ठीक है। मैं रन करते हैं, ये देखें आपके पास यहाँ पे क्या रिटर्न हो रही है, गार्बेज वैल्यू। गार्बेज वैल्यू किस वजह से आ रही है, क्योंकि EX का रजिस्टर नीचे भी यूज हुआ था, ठीक है। तो मैं मूव EX कॉमा 0 कर दूंगी, या आप कोई और रजिस्टर लेना चाहते हो और भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं है। अभी भी सेम आंसर आ रहा है। नेगेटिव वैल्यू क्यों आ रही है, नहीं सॉरी, नेगेटिव वैल्यू के अलावा कोई और वैल्यू क्यों आ रही है, ये तो नहीं आ सकती यहाँ पे। आंसर बताएं इसका। रन करें उसको दोबारा, आउटपुट देखें और उसका आंसर बता दें। जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं बताते जाएं ताकि उनकी अटेंडेंस भी मैं उसी हिसाब से लगा लूंगी। सबसे पहले आंसर चाहिए मुझे 5 का, और उसके बाद आंसर देंगे 7 कि आपके पास जब आप निगेट ऑपरेटर रन कर रहे हैं तो आपके पास रन के बाद नेगेटिव वैल्यू के बजाय यहाँ पे गार्बेज वैल्यू क्यों रिजल्ट में आई मेरे पास, ये बताना है आपने। अगर हम यहाँ पे राइट इंट लिखें तो क्या होगा, ये भी ऑप्शन आ रहा है। राइट का ई मिसिंग है, ठीक है। -10 देखें आपके पास यहाँ पे हाँ 5 सिर्फ निगेट वाला रन करें। आपके पास अगर आप इंटीजर वैल्यूज और के साथ नेगेटिव लगा रहे हैं, देखें आपके पास ना आप जो डेसिमल यूज करते हैं तो डेसिमल के साथ ना प्लस और माइनस का साइन नहीं आ रहे होते, राइट डेसिमल आप जब लिख रहे होते हैं। लेकिन जब राइट इंट लिख रहे होते हैं तो वो पॉजिटिव या नेगेटिव जिस भी टाइप की वैल्यू होती है वो आपको रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ठीक है। तो कभी भी अगर आपने पॉजिटिव या नेगेटिव साइन के साथ काम करना है तो फिर अपने पास राइट इंट के साथ जाइएगा, ठीक है। राइट डेसिमल आपके पास कभी भी जो है अलाउ नहीं करता कि आप अपने पास उसको इस तरीके से या यूज कर सकें। इस तरीके से मतलब कि डेसिमल के साथ आप नेगेटिव का साइन या पॉजिटिव का साइन भी इवन नहीं शो करवा सकते। अगर आपको शो करवाने हैं माइनस या प्लस के साइन देन यू हैव टू यूज राइट इंटीजर, ठीक है। बस ये इसके अंदर पॉइंट है, ठीक है। आउटपुट में डिस्प्ले कर देती हूँ ताकि आप लोगों को नजर आ जाए यहाँ पे। ये देख लें -10 इसका आउटपुट विजिबल है, ठीक है। तो एक छोटी सी मिस्टेक से आपका आउटपुट कहाँ से कहाँ हो सकता है, इस चीज़ को आपको ख्याल रखना होगा। अगर आप डेसिमल कर देते हैं डेफिनेटली फिर आपके पास वही मसला आ जाता है गार्बेज वैल्यू का। नेक्स्ट आपके पास है यहाँ पे स्टैक मेमोरी, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसके अंदर आप पुश और पॉप के सारे मेथड्स को देख रहे हैं, ठीक है, कि किस तरह से हमारे पास स्टैक की मेमोरी में एलिमेंट्स इंसर्ट होते हैं और किस तरह से आप अपने पास स्टैक की मेमोरी से एलिमेंट्स निकाल रहे होते हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं ना स्टैक की, तो स्टैक की एग्जाम्पल अगर हम बात करें कि अगर एग्जाम्पल चाहिए कि मुझे स्टैक की लेट सपोज तो किस तरह से होगी। बेसिकली आपके पास से लेट सपोज कि आप एक शादी में गए, ठीक है। उस शादी हॉल के अंदर बहुत सारी खाने की प्लेट्स रखी हुई है, वन बाय वन वन बाय वन वन बाय वन, ठीक है, बहुत सारी है। आप जब प्लेट्स उठाना स्टार्ट करते हैं तो किस तरीके से उठाएंगे, वो सबसे टॉप पे रखी हुई होगी। जो सबसे फर्स्ट आपने रखी थी अपनी प्लेट सबसे लास्ट हो जाएगी और उसके टॉप पे एलिमेंट्स ऐड होते जाएंगे, ठीक है।
तो स्टैक को हम जब कहते हैं ना फर्स्ट इन, तो स्टैक का मतलब क्या है? फर्स्ट इन और लास्ट आउट, ठीक है। हम इसको लीफो भी कह सकते हैं, या लास्ट इन फर्स्ट आउट, या फर्स्ट इन लास्ट आउट, ठीक है। इस तरह से हम कह सकते हैं, या फिर आप इसको इस तरह से भी कह लें कि आपके पास जो एलिमेंट सबसे लास्ट में आया है, ठीक है, लास्ट इन हुआ है, अब वो कब जाएगा, ठीक है। अगर आपके पास जो एलिमेंट लास्ट में आ रहा है वो फर्स्ट आउट हो सकता है, ठीक है। लीफो आप भी कह सकते हैं इसको, फर्स्ट आउट। दोनों में से आपको जो आसान लगे, जो अच्छा लगे, आप अपने पास को कह सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे एक छोटी सी डायग्राम ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है, वो आप देख लें और फिर इसको देखिए। लेट्स सपोज कि ये हमारी एक प्लेट है, इसी के ऊपर हम एक और डाल देते हैं। कैसे डालते हैं? इसी के ऊपर मैंने एक और असाइन कर दी, ठीक है। इसी के साथ ही इसी के ऊपर अब हम एक और बना रहे हैं, ठीक है। एक छोटी छोटी से हम इसके ऊपर ड्रॉ करते जा रहे हैं ताकि आपके पास एक एग्जाम्पल प्रॉपर रिकॉर्ड हो जाए। ये एक और आ गई, इसी के ऊपर हम एक और बना लेते हैं, ठीक है। और फिर उसके ऊपर हम एक और बना लेंगे, ठीक है, इस तरह से। एंड देन सो ऑन बनती चली जाएंगी। जितना आपको रिक्वायरमेंट हो, जितना आपको रिक्वायर्ड हो, आप अपनी मर्जी से यहाँ पे बना सकते हैं। अब करना क्या है यहाँ पे कि जब मैंने अपने पास इस तरह से बना ली है सारी लाइन से सीक्वेंसली, एक स्टैक क्रिएट कर लिया बेसिकली। अब अगर मुझे यहाँ से लेट सपोज कोई आइटम निकालना है, लेकिन सबसे पहले जो आया होगा आइटम मेरे पास डेफिनेटली वो ये वाला होगा, जिसको मैं कह सकती हूँ कि ये मेरे पास आइटम 1 है। इसी तरह फिर सेकंड मेरे पास ये वाला प्लेट कह लें, आइटम कह लें, ठीक है, ये वाला होगा, इसको हम 3 कह लेते हैं। इसको हम कह लेते हैं 4, इसको हम कह लेते हैं 5, इसको हम कह लेते हैं, ये मेरे पास 6 हो जाएगा, ठीक है। एंड देन ये आपका 7 है और 3 8 है। 8 एलिमेंट्स या 8 आपने स्टैक के अंदर मेमोरी क्रिएट कर ली है, ठीक है। अब अगर मुझे यहाँ से थर्ड वाला एलिमेंट निकालना है, ये थर्ड प्लेट को रिमूव करना है, तो डेफिनेटली मैं डायरेक्टली यहाँ से अपने पास रिमूव नहीं कर सकती। ये एक कॉमन सेंस है। अगर आपके पास बहुत सारी प्लेट्स रखी हैं, अगर आप उसमें बीच से कोई एक प्लेट खींच के निकाल देंगे, तो आपके पास जो टॉप ऑफ दी प्लेट्स हैं वो सारी की सारी डिसबैलेंस हो जाएंगी और आपके पास जितना भी प्लेट है वो गिरने का खतरा होगा। इसी तरीके से यहाँ पे भी यही होता है कि अगर आपके पास मल्टीपल प्लेट्स या मल्टीपल स्टैक की वैल्यूज हैं और आप मिडल ऑफ द वैल्यूज को निकालते हैं, तो जो ऊपर की वैल्यूज होती हैं स्टैक की, वो फिर डिसबैलेंस होके आपके पास मेमोरी में प्रॉब्लम कर रही होती है, ठीक है। तो स्टैक का फंक्शन क्या है कि जो सबसे लास्ट एलिमेंट आता है वो सबसे पहले बाहर जाता है, ठीक है। जस्ट लाइक आपके पास के आपने किसी भी उसकी एग्जांपल ले सकते हैं इसमें, ठीक है। 8 वाला एलिमेंट मेरे पास लास्ट था। जब मैं एलिमेंट रिमूव करना स्टार्ट करूंगी तो मेरे पास सबसे पहले जो रिमूव होगा आइटम वो होगा जो सबसे लास्ट में आया था। लास्ट मेरे पास 8 है तो ये रिमूव होगा, फिर 7th रिमूव होगा, फिर 6 5 4 3 2 1। तो आपके पास ये एलिमेंट्स जो आपने इंसर्ट किए थे इस तरह से, ये कहलाता है आपके पास पुश का प्रोसेस, ठीक है। हम इसको कह रहे होते हैं कि आपने एलिमेंट्स को अपने यहाँ पे पुश कर दिए हैं, ठीक है। इसी तरीके से जब आप एलिमेंट्स को रिमूव कर रहे होंगे अपने पास स्टैक में से, तो फिर आपके पास जो भी एलिमेंट आपके पास बाहर आ रहा होगा उसको आप कह रहे होते हैं पॉप। बाय डिफॉल्ट जब भी स्टैक में से वैल्यूज पुश होने के बाद पॉप होती हैं तो वो रिवर्स ऑर्डर में होती हैं। तो आपके पास अगर कोई ऐसा प्रोग्राम आता है जिसमें आपको कहा जाए कि आपने एलिमेंट्स को या स्ट्रिंग को या फिर कोई भी वैल्यूज को इंसर्ट करवा के रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करवाना है, तो डेफिनेटली यू कैन प्रिंट दैट वैल्यूज विद द हेल्प ऑफ पॉप मेथड, ठीक है। तो अगर पॉप हो रहा होगा तो सबसे पहला एलिमेंट जो यहाँ से रिमूव होगा वो आपके पास 8 वाला एलिमेंट होगा जो आपने यहाँ पे ला के रख दिया होगा। फिर आपके पास 7th एलिमेंट आ रहा होगा, फिर आपके पास यहाँ पे 6th एलिमेंट आ रहा होगा, फिर आपके पास इस तरीके से 5, फिर इसी तरह से 4 और फिर 3 2 1 सो ऑन एलिमेंट्स आते रहेंगे। तो आपके पास इससे आपको आसानी क्या हो जाएगी कि आपके पास ऐसा कोई प्रोग्राम या ऐसा कोई टास्क मिल जाए जिसके अंदर आपको अपने लिए रिवर्स इंजीनियरिंग करनी है, रिवर्स ऑर्डर में प्रोग्रामिंग करनी है, तो आप डायरेक्टली उसको अपने पास इम्प्लीमेंट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टैक। क्लियर है ये चीज़? समझ में आ रही है? इसमें कोई कंफ्यूजन तो आप पूछ लीजिए मुझे। ठीक है, सही है।
अब हम इसके चलते हैं एग्जाम्पल्स की तरफ, ताकि एग्जाम्पल्स को अब हम दिखा के आगे बढ़ते हैं। चलिए स्क्रीन शेयर कर लेते हैं ताकि मैनुअल विजिबल हो जाए आपके पास यहाँ पे। ठीक है, अब करना क्या है, यहाँ पे नीचे आ जाए, यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ भी है कि आपके पास एक पुश की इंस्ट्रक्शन होगी स्टैक मेमोरी में और एक पॉप की इंस्ट्रक्शन होगी। ठीक है, आप पुश की इंस्ट्रक्शन के साथ पुश लिख के रजिस्टर या फिर कोई वेरिएबल 16 बिट का डिफाइन कर सकते हैं, या फिर आप कोई यहाँ पे रजिस्टर पुश के साथ 32 बिट का वेरिएबल बता सकते हैं। पुश के साथ कांस्टेंट या फिर कोई नंबर भी डायरेक्टली डिफाइन किया जा सकता है। ठीक है, सेम एज इट इज जब आप पॉप कर रहे होंगे वैल्यू, तो या तो आप रजिस्टर के थ्रू करेंगे या फिर कोई वेरिएबल के थ्रू करेंगे। 16 बिट के भी और 32 बिट की अलाउ है। कांस्टेंट यहाँ पे पॉप के टाइम पे अलाउ नहीं है, क्योंकि पुश आपके पास कांस्टेंट वैल्यू इंसर्ट कर सकता है, पॉप आपके पास रजिस्टर या वेरिएबल्स के थ्रू ही होंगे सर। ठीक है, हमारे पास एक एग्जांपल है, यहाँ पे इस एग्जांपल को पहले देखते हैं, उसके बाद इसको रन करके चेक करते हैं कि एलिमेंट्स किस सीक्वेंस में इंसर्ट हुए थे और किस सीक्वेंस से मेरे पास एलिमेंट्स जो हैं वो बाहर आ रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या किया, आपके पास 3 वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं, var1 var2 एंड var3 var4, 4 वेरिएबल्स बेसिकली। ठीक है, आप 5 भी ले सकते हैं, 6 भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी है। ये वेरिएबल्स बनाने के बाद मैंने इनकी वैल्यूज बता दी हैं कि 100 200 300 एंड 400। आप चाहें तो रैंडम वैल्यूज भी डाल सकते हैं। मैंने एक और वेरिएबल यहाँ पे बना के रखा हुआ है, इसमें कोई वैल्यू इनिशियलाइज नहीं की, डिक्लेयर करके छोड़ दिया, ताकि अभी हम इसमें अपना डेटा जो है वो स्टोर कर लेंगे, या फिर अगर कोई हमें कोई डेटा स्वैप करवाना है, टेम्परेरी होल्ड करवाना है, तो वही हम कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने डायरेक्टली अपने पास एक कमांड लगाई है पुश की और var1 कर दिया। इट मीन्स कि मेरे पास मेरी स्टैक की जो एक मेमोरी है उसके अंदर आपके पास एक वेरिएबल चला जाएगा, var1 की जो भी वैल्यू होगी। इसी तरह से var2 पुश किया, var3 एंड var4। मैंने कहा कि मूव EAX, 500। देखें यहाँ तक तो समझ में आता है कि मेरे पास आपने सारे रजिस्टर्स वेरिएबल्स के थ्रू वार की वैल्यूज को आपने डाला था स्टेप में। इस लाइन में हमने क्या किया, आपके पास एक रजिस्टर है और उस रजिस्टर के अंदर मैंने एक वैल्यू जो भी है अपनी मर्जी की डाल दी। ये वही वाला काम है जो कांस्टेंट वाली बात की थी कि आप कांस्टेंट भी एनी नंबर डाल सकते हैं। ठीक है, डायरेक्टली आपने पुश EAX कर दिया तो आपके पास 5 वैल्यूज इंसर्ट होगी। ठीक है, मीटिंग एंड होने वाली है, इसी लिंक को दोबारा से ज्वाइन करना है आपको। ठीक है, जो क्लासरूम पे आपके पास मैसेज है डला हुआ उसके थ्रू, आपके पास एलएमएस से भी मैसेज है, लिंक देख कर लें आप लोग ज्वाइन। ठीक है, मीटिंग एंड हो रही है, इसको स्टॉप करके दोबारा से ज्वाइन बना लेते हैं एक मीटिंग में। ठीक है, और फिर उसमें वाली एग्जाम्पल को दोबारा से कंटिन्यू कर देंगे।